नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का अगला लेक्चर जो इस समय चल रहा है आरआरबी वन शॉट स्टैटिक जीके का। आज हम लोगों का जो क्लास है वह 11वां क्लास है और 11वें क्लास के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हुए हैं। और इस क्लास के अंतर्गत देखेंगे कि बहुत अच्छे प्रश्न जो भारतीय संविधान से रिलेटिव प्रश्न हैं। कहाँ के हैं? भारतीय संविधान के। तो आप देखिए, भारतीय संविधान की शुरुआत यहाँ स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। लिखा गया है भारतीय संविधान उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का वह है जिसे हम पूरे संविधान को न पढ़ करके यदि हम केवल प्रस्तावना को पढ़ लें तो हमें यह पता चल जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माता भारत को किस रूप में दिखाना चाहते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या था, उनका नजरिया क्या था। और इसी वजह से जितने भी भारतीय संविधान के प्रकांड विद्वान हुए वे सारे के सारे इस बात को मानते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। इसके पीछे रीजन यह है कि हम जब भी संविधान के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, किसी भी आर्टिकल को लेकर के मत भिन्नताएं आती हैं, तो संविधान के इस प्रस्तावना के आधार पर ही उसकी व्याख्या की जाती है। आज भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रस्तावना का आशय हम लोग समझेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं लिखा गया है हम भारत के लोग। क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग। जब यह कहा जाता है कि हम भारत के लोग तो इसका निहितार्थ है कि हम भारत के लोगों का अर्थ है भारत की संपूर्ण शक्ति, भारत की संपूर्ण शक्ति भारत की जनता में वास करती है। भारत की संप्रभुता कहां निवास करती है? भारत की संप्रभुता संपूर्ण जनता में निवास करती है। अगर पूछा जाए कि भारत की संप्रभुता कहां है, तो भारत के लोगों में है। और यहीं से शुरू हो रहा है हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता, भारत का की संप्रभुता जहां निवास करती है, ऐसे भारत के लोगों के द्वारा एक भारत के कहा जाए तो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं। भारत की जनता एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने जा रही है जो कैसा राष्ट्र होगा? भारत को क्या बनाना चाह रहे हैं? भारत को बनाना चाह रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत को क्या बनाना चाह रहे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाह रहे हैं। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार से किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करेगा, बल्कि संविधान में के दायरे में रहते हुए संविधान की व्यवस्थाओं को मानते हुए अपने कार्यों को करेगा। आंतरिक और बाह्य मामलों में भारत क्या है? पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत की जनता एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रही जिसका स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और कैसा है? समाजवादी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, समाजवादी, समाजवादी शब्द शुरू में भारतीय संविधान में वर्णित नहीं किया गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अब समाजवादी का जो व्याख्या है, अगर इस व्याख्या के अंतर्गत हम जाएं तो समाजवादी का जो व्याख्या कर रहा है चाइना, रूस का समाजवादी व्यवस्था नहीं है, बल्कि 1955 में वांडुंग सम्मेलन में समाजवाद की व्याख्या की गई है, जहां निजीकरण, जहां सार्वजनिकरण के साथ साथ निजीकरण को महत्व दिया जाए, जहां सार्वजनिकरण और निजीकरण को साथ ही साथ महत्व दिया जाए, ऐसे समाजवाद की बात यहां की जा रही है। अगला है पंथ निरपेक्ष। भारत को क्या बना रहा है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष भी मूल संविधान में वर्णित नहीं था, इसे भी
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि इस देश के अंतर्गत जितने भी धर्म रह रहे हैं उनको सामान्य दृष्टि से देखता है। तो पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय क्या है कि राज्य का अपना कोई निजी धर्म नहीं है, बल्कि यह सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। अगला है लोकतंत्रात्मक गणना। लोकतंत्र जहां जनता के लिए और जनता द्वारा शासन संचालित हो, ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। अगला कॉन्सेप्ट है गणराज्य। गणराज्य का निहितार्थ है कि राज्य का प्रमुख, गणराज्य का अर्थ क्या है? जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर के, गणराज्य का क्या अर्थ है? जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर के बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, उसे क्या कहा जाता है? गणराज्य। तो भारत की जनता भारत को किस रूप में बनाना चाह रही है कि भारत हमारा कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तथा ऐसा बनाना चाह रहे हैं, इसको बनाने के लिए उसके नागरिकों को, अगर भारत का संविधान भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में बनाना चाह रहा है जो किस रूप में होगा? इस रूप में देगा। और इसको बनाने के लिए तथा अब उसके नागरिकों को क्या देगा? अगर ऐसा राष्ट्र हमारा बनेगा तो अपने नागरिकों को क्या देगा? अपने नागरिकों को देने जा रहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इस देश के नागरिकों को क्या मिलने जा रहा है इस प्रस्तावना के आधार पर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय देने जा रहा है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। वह कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने जा रहा है। सामाजिक का अर्थ क्या है? सामाजिक दृष्टि से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया। यह सामाजिक है कि यहां राज्य के द्वारा किसी को धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक का क्या मतलब है? आर्थिक का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपनी आय को इस ढंग से न उपार्जन कर ले कि दूसरों की संपत्तियों का शोषण का कारण बन जाए, बल्कि आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। तो आर्थिक समानता लाने की बात की जा रही है। और दूसरा राजनीतिक। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि अगर हमें आज वोट देने का अधिकार है तो हम कल चाहें तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। हम आज मतदाता है तो कल मत भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सामाजिक 3 प्रकार के न्याय देने की बात की जा रही। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यह 3 प्रकार के न्याय की बात की जा रही जो हमारे राष्ट्र के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त हो रही है। न्याय और क्या मिल रहा है? न्याय मिला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता न्याय मिला। और हमारा राष्ट्र और नागरिकों को क्या देगा? विचार, अपनी भावनाओं, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हो, अपने विचार को अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से आप अपनी बातों को कह सकते हो। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, जिस भी धर्म पर, जिस भी व्यवस्था पर अगर आपका विश्वास है उसे आप अपना सकते हैं। विश्वास, उपासना, धर्म की उपासना की जो विधियां हैं, जो प्रोसीजर है, जो पद्धतियां हैं, आप किसी भी प्रोसीजर का अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं। उपासना की स्वतंत्रता, तो यह स्वतंत्रता मिल रहा है, न्याय मिला। और क्या दे रहा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। और क्या दे रहा है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता, समता का अर्थ क्या है? समानता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात कर रही है। आप जिस पद पर पहुंचना चाहते हैं, अब अगर आपके अंतर्गत काबिलियत है, आप उस पद एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए शासन के द्वारा आपको सुअवसर
आपको अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। और समय समय पर सरकार अनेक वैकेंसियों को निकालती है। यह उसका मूल कॉन्सेप्ट बनता है। प्रतिष्ठा एवं अवसर, जिस पद पर आप प्रतिष्ठित होना चाहते हैं ऐसे अवसर शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, सभी लोग भाईचारे के साथ रहें, इसको बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा आज का मतलब 26 नवंबर 1949 को, कब 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, क्या लिखा, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हम संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत। क्या किया जा रहा है, संविधान को अंगीकृत। हम भारतीय संविधान को भारतीय समाज के एक अंग के रूप में स्वीकार करते हैं और अंग के रूप में स्वीकार करने के साथ इसे अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित माने इसे कानूनी जामा पहनाते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। आत्मर्पित वाले पूरे समाज में इसको समर्पित कर देते हैं, करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अंगीकृत तिथि किसे कहा जाता है और भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो यह अंतर याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अंगीकृत तिथि है कौन सा, 26 नवंबर 1949 को, जबकि भारतीय संविधान लागू हो रहा है कब, 26 जनवरी 1950 को। यह तो आपका रहा भारतीय संविधान की उद्देश्य क्या, और उद्देश्य क्या है, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसी का संक्षिप्त रूप आगे चलकर भारतीय संविधान का क्या बना, प्रस्तावना बना। आइए, संविधान की बनने के बाद यहां देखा जाए, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और 1946 पे उसके सुझाव के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। अब यहां दे रहा है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल कब गठित किया गया, 2 सितंबर, यहां दिखाई दे रहा 1945 में अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया था। किसकी, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। अब यहां मंत्री पंडित जवाहरलाल कौन अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन से पद किसको प्राप्त हुए थे, तो यहां देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के भी मंत्री रहे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई गृह मंत्री, साथ ही साथ सूचना तथा प्रसारण मंत्री भी इनके अंडर में था। रक्षा मंत्री के पद पर आसीन रहे जॉन मथाई, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री के पद पर थे। CH भामा, निर्माण, खान एवं बंदरगाह मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली, रेलवे मंत्री। जगजीवन राम, श्रम मंत्री के पद पर सुशोभित हुए। अब अंतरिम मंत्रिमंडल के अंतर्गत हम देखेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन थे। यहां आप देखें, मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के कौन कौन से सदस्य थे। तो मुस्लिम लीग के सदस्यों में थे, जो हमारे कैबिनेट मिशन के सुझाव पर अंतरिम मंत्रिमंडल तैयार किया गया था, उसमें मुस्लिम लीग के जो सदस्य शामिल हुए थे वे हैं कौन कौन से, लियाकत अली खां, इनको क्या मिला था, वित्त मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय मिला था। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री के पद पर थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि बंगाल SC चीफ थे। गजांतर अली खां स्वास्थ्य मंत्रालय इनके अधीन था।
उस समय संविधान सभा की कुछ समितियों भी बनाई गई थी, लगभग कहा जाता है 22 समितियां थी, लेकिन यहां प्रमुख समितियों का उल्लेख किया गया है जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां आप देखेंगे संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां आप देखें संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन हो रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। यहां हमें क्या देखना है कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और इस 22 भाग में के अंतर्गत 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। और आपको यह याद रखना है कि यह 12 अनुसूचियां किससे रिलेटिव हैं, उनका क्या रूप है। तो यहां हम देख रहे हैं पहली अनुसूची। यहां क्या दे रहे हैं? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या था? तो पहली अनुसूची के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्र। राज्य, पहली अनुसूची में क्या क्या वर्णित किया गया है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में क्या क्या वर्णन किया गया? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, जिसे आप कहते हैं क्या? केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अगर हम आर्टिकल की यहां बात करें तो यह आर्टिकल आपको मिलेगा अनुच्छेद के तहत। अगर हम देखें तो यहां आपका अनुच्छेद है 1 से लेकर के 4 तक। संघ राज्य क्षेत्र में कितने अनुच्छेद आ रहे हैं? 1 से लेकर कहां तक? 4 तक में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। पहला दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। किसका? वेतन, भत्तों तथा पेंशन। दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? वेतन, भत्ते, वेतन, भत्ते तथा पेंशन का वर्णन किया गया। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन, भत्ते एवं पेंशन। और किसके वेतन भत्ते यहां आप जानना चाहें तो ये जानते रहिएगा। राष्ट्रपति जो प्रमुख पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, विधानसभा परिषद के सभापति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालयों के वेतन और भत्तों के संदर्भ में वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों से संदर्भित है। और अगर इस पर हम आर्टिकल की बात करें, यहां अगर हम दूसरी अनुसूची में आर्टिकल को लेंगे, आर्टिकल आएंगे जैसे कहा जाए अनुच्छेद, कुछ की चर्चा कर दे रहे हैं, अनुच्छेद 59 क्लास 3। कौन सा? अनुच्छेद 59। यह राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 65(3) यह जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद यहां अगर वर्णन करें तो 75(3) प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो कहने का मतलब ये सारे आर्टिकल किससे संबंधित हैं? दूसरी अनुसूची से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? वेतन भत्तों से।
अब दूसरी अनुसूची के बाद आता है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत तीसरी अनुसूची में शपथ, इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को शपथ दिलाने की बात कही गई है। तीसरी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? शपथ। तीसरी अनुसूची में आप देख रहे हैं, तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, राज्य विधानसभा चुनाव न्यायाधीश आदि द्वारा जो शपथ ग्रहण किया जाता है उसका वर्णन तीसरी अनुसूची में वर्णित है। और इस पे अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में आप जाएंगे तो 75+4 इसमें वर्णन है, 75(4) में वर्णन है, 99 में भी शपथ का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 99 के अंतर्गत भी शपथ है। और अनुच्छेद 124 जब न्यायालय के संदर्भ में जाएंगे, न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के 124 क्लास 6 में वर्णन किया गया है। 148 में जाएंगे तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक के शपथ का। तो तीसरी अनुसूची हमें क्या याद रखना है? तो तीसरी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? शपथ दिलाई जा रही है। जो दूसरी अनुसूची में वेतन ले रहे हैं ऐसे पदाधिकारियों को, ऐसे प्रमुखों को तीसरी अनुसूची के अंतर्गत यहां दिखाई दे रहा है शपथ। चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के संदर्भ में है। राज्यसभा में जो प्रत्येक राज्यों की सीटें निर्धारित की गई हैं, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है, सीटों के आवंटन से है। यह किसमें है? यह चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के विषय में वर्णन किया गया है। अगर देखा जाए तो यह आर्टिकल आपका है अनुच्छेद 1 और 82 में सीटों का बंटवारे से संबंधित है। किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची के अंतर्गत। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संदर्भ में पांचवी अनुसूची जो वर्णित की गई है वह किससे है? पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति और किसके संदर्भ में? अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रावधान किया गया है। इनके प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसके? अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आइए पढ़ते हैं कौन सा? छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची, पांचवी अनुसूची में क्या था? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के, ध्यान देना, पांचवी अनुसूची किससे है? अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन पांचवी अनुसूची में किया। जबकि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के संदर्भ में प्रावधान किया गया। किसमें? छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के संदर्भ में, की जनजातियों के प्रशासन के संदर्भ में, यहां की जनजातियों के प्रशासन के संदर्भ में, यहां की जनजातियों के प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। प्रशासन के संदर्भ में किस अनुसूची में? छठी अनुसूची के अंतर्गत। और सातवीं अनुसूची में शक्तियों का वितरण किया गया है। शक्तियों का वितरण मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वितरण किया गया है। तो छठी के बाद सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? संघ सूची, राज्य सूची, एवं
समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में प्रावधान किया गया है। और 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का, कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किस सूची के अंतर्गत? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। हो गया। और 9वीं अनुसूची जो है 9वीं अनुसूची आपकी क्या है? 9वीं अनुसूची आपकी क्या है? इसे है भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी और कौन सा? भूमि सुधार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम और नियम, अधिनियम आदि के विषय में वर्णन किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित सभी विषयों को, इस अनुसूची विशेष बात क्या है? इन अनुसूची के अंतर्गत, अर्थात इस माने 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर किसी भी विषय को जो 9वीं अनुसूची से रिलेटिव है, इसे अगर न्यायालय में ले जाया जाता है तो इसे न्यायालय में, कहने वाला ले जाया ही नहीं जा सकता, कहने का मतलब कि 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन सी अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस अनुसूची के अंतर्गत, किस अनुसूची के अंतर्गत? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत 284 अधिनियम हैं। कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम हैं जिसे न्यायालय में डायरेक्ट चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 10वीं अनुसूची आपका दल बदल से, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची आपका किससे है? दल बदल, दल बदल जो बना है संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किसी सदस्य को निर्हता घोषित कर सकती है, अयोग्य घोषित की जा सकती है। अगला आपका है 10वीं के बाद 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 10वीं के बाद है आपकी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध आपका पंचायत का मतलब ग्राम पंचायतों की शक्तियों से है, ग्रामीण निकायों से या ग्रामीण शक्तियों से है, शक्तियों से, ग्रामीण शक्तियों या ग्राम पंचायत से है, रिलेटिव है। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत। वहीं 12वीं अनुसूची जो है, कौन सी? 12वीं अनुसूची शहरी निकायों के लिए है, शहरी निकायों से संबंधित है, शहरी निकायों से संबंधित है 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची जिसमें देखा जाए 29 विषय वहां रखे गए, 18 विषय इसके साथ रखे गए हैं। तो यह है आपका क्या रहा? पहला प्रश्न क्या दिया गया था? अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। यह हम लोग देख चुके हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूची हैं। अंतिम 11 और 12वीं अनुसूची नहीं थी, इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। अब हम यहां पर देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगला महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक क्या है कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के संदर्भ में हम लोग पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो प्रायः पूछे जाते हैं प्रश्नों के अंतर्गत। तो पहला हमारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन सा है? तो पहला संशोधन हमारा जो हुआ है वह पहला ही संविधान संशोधन है। कौन सा है? पहला ही संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत हमें यह देखना है। तो यहां महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, उसके बाद पद की शपथ और उनका प्रतिज्ञान, यह भी विषय हमारे पढ़ना है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा वह केवल यह पढ़ा अनुसूचियों की संक्षिप्त विवरण। क्या पढ़ा गया? अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। अब क्या देखना है? अब देखना है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। कौन से महत्वपूर्ण संविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन किए गए हैं? तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले संविधान संशोधन में, जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे संविधान संशोधन की हम कुछ चर्चाएं यहां पर करते हैं। निश्चित तौर से यह जो बताए जा रहे हैं वह प्रायः पूछे जाते हैं, किसी न किसी ढंग से पेपर में घुमा फिरा करके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लीजिए पहला संविधान संशोधन। अब पहला संविधान संशोधन कब आया? पहला संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन जो आया है वह आया है सन में, याद रखिए 1951 में। संविधान लागू कब हुआ? 1950 में। और भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन जो हुआ वह कब हुआ? 1951 के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत आप याद रखिएगा, इसी 1951 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी के अंतर्गत क्या जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह याद रखिएगा, पहली अनुसूची के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत भूमि संबंधी विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया। और यही 9वीं अनुसूची को जोड़कर भूमि संबंधी विधियों को क्या मिला? संरक्षण प्रदान किया गया। भूमि संबंधी विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया। तो यह हमारा क्या रहा? पहला संविधान संशोधन। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन पर हम, अब 10वां संविधान संशोधन कब आया? यह आ रहा है 1961 में। 10वां संविधान संशोधन कब है? 10वां संविधान संशोधन आया 1961 में। अब यहां ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें क्या हुई? पुर्तगाली शासन द्वारा शासित दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दादर नगर हवेली को भारत राज्य में शामिल कर इसे क्या बना दिया गया? भारत राज्य में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। और किस संशोधन द्वारा यह हुआ? यह 10वां संविधान संशोधन था। कब आया? 1961 में आया था। कब आया था? 1961 में आया था। अगला है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। 12वां संविधान संशोधन 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया वह आया 1962 में। आप यहां देखिए, यहां दादर नगर
हवेली को भारत राज्य में शामिल किया गया है, जबकि यहां गोवा दमन दीव को भारत संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया। यहां किसको शामिल किया गया? यहां गोवा दमन दीव को भारत संघ में शामिल किया गया, भारत संघ में शामिल किया गया, शामिल किया गया। तो ये कौन सा रहा? ये रहा आपका 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। हमने कौन कौन बताया? पहला और कौन सा महत्वपूर्ण रहा? 10वां संविधान, इसके बाद 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला संविधान संशोधन पढ़ते हैं। अगला संविधान है 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन ये कब आया? ये आ रहा है 1969 को। कब आया? यह संविधान संशोधन आया 1969 को। असम राज्य से मेघालय को अलग करके, इसमें क्या हुआ? असम राज्य को मेघालय से अलग कर, असम राज्य को मेघालय से अलग कर, मेघालय से अलग कर, अलग किया गया। असम राज्य को किससे अलग कर दिया गया? मेघालय से अलग करके एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। असम को किससे? मेघालय से अलग करके एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अगला आपका 26वां संविधान संशोधन। अब यहां देखेंगे 26वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन जो आ रहा है वह 1971 में आया। कब आ रहा है? 1971 में आया। प्रीवी पर्सेस अर्थात देशी राजाओं को मिलने वाली विशेष सुविधाओं को समाप्त किया गया। प्रीवी पर्सेस माने, प्रीवी पर्सेस का अर्थ है देशी राजाओं को, प्रीवी पर्सेस माने, प्रीवी पर्सेस का अर्थ है देशी राजाओं को मिलने वाली विशेष सुविधाओं को, मिलने वाली विशेष सुविधाओं को समाप्त किया गया। सुविधाओं को क्या किया गया? समाप्त किया गया। ये कौन सा था? यह आपका था 26वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1971 में। अगला है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम। 27वां संविधान संशोधन अधिनियम ये भी कब हुआ? ये भी हो रहा है 1971 में। कब हुआ? 1971 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को संघ शासित के रूप में शामिल किया गया। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम को संघ शासित में शामिल किया गया। किसको? अरुणाचल प्रदेश मिजोरम को संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया, संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। अब आपके सामने आपका आ रहा है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1973 में। इसमें लोकसभा में सीटों की संख्या 500, इसमें क्या किया गया? लोकसभा में की जो सीटों की संख्या थी वह बढ़ाई गई है। तो लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके, या लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी 525, इसको बढ़ाकर 545 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 545। यह किस संविधान संशोधन द्वारा? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। लोकसभा की 500 कितनी सीटें थी? 525 सीटें थी, वह बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 सीटें की गई। अगला है
36वां संविधान संशोधन। अब 36वां संविधान संशोधन 1975 1900 कब आ रहा है? 1975 में आया और इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को क्या मिला? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 35वें द्वारा उसे सहयुक्त राज्य के रूप में लाया गया था, लेकिन 36वें द्वारा उसे क्या मिल गया? पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। काफी महत्वपूर्ण संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन कब आया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। 1976 में इतना ज्यादा इसमें लंबा संशोधन हुआ, इसे भारतीय संविधान के अंतर्गत लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान, बहुत ज्यादा इसमें संशोधन किए गए, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, 2 की हमने चर्चा की थी अभी अभी। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, जो प्रस्तावना से संदर्भित है। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और एक नए अध्याय के अंतर्गत यहां 4 का भी जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? 4 का। क्या जोड़ा गया है? इसके अंतर्गत 4 का जोड़ा गया और 21 का को जोड़कर 10 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया? 10 मूल कर्तव्य। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। लेकिन इस संशोधन के अंतर्गत अगर पढ़ेंगे तो आपका यही है। अगला देखा जाए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह कब हुआ? यह हो रहा है 1978 को। जनता दल की सरकार थी बंधुवर। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें मूल अधिकार से संपत्ति को हटाकर, मूल अधिकार से संपत्ति को, यहां ध्यान दीजिए, मूल अधिकार से संपत्ति को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। हटाकर क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार, और विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया। इसमें रख दिया गया, अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। अगला आपका है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब पास हुआ? 1985 को। जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दल बदल को रोकने के लिए कानून, दल को बदलने के लिए रोकने से संबंधित कानून है। और यह कब लाया गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला आपका है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। यहां देखें कौन सा? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में लाया गया। यहां आप देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदाताओं की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु 61वें संविधान संशोधन 1988 में क्या गया, मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी उसे घटा करके क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। अगला देखें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये तो अभी अभी बता दिए थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह कब लाया गया, 1992 में लाया गया। कब लाया गया, 73वां संविधान संशोधन कब आया, 1992 में लाया गया। और यहां पर शहरी निकायों के लिए अब देखेंगे, शहरी निकायों के लिए शहरी चुनाव के लिए शहरी निकायों की व्यवस्था की, ग्रामीण के लिए ग्रामीण निकायों की व्यवस्था की गई। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसका उद्देश्य संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा गया, और वह नया भाग आपका कौन सा है, 11वां एक नया भाग जोड़ा गया। और इस नए भाग तहत इसका नाम क्या दिया गया, पंचायत। पंचायत के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या किया गया, ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई। और यह ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था पर आधारित है। किस स्तर पर, त्रिम। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा यही चीजें हैं। वहां शहरी निकायों के लिए शहरी निकाय की व्यवस्था की गई, जैसे यहाँ ग्राम पंचायत, वही उसे शहरों के लिए नगरीय स्थानीय स्वशासन, शहरी निकाय मतलब नगरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। नगरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका कौन सा रहा, 73वां और 74वां। अगला आपका है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, यह कब आया, 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को उनके निःशुल्क, 6 से कितने वर्ष के, 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। किस संशोधन द्वारा, किस संशोधन के द्वारा, 86वें शिक्षा को, निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला आपका है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, 2016 में आया। कब आया, 2016 में आया। इसमें वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर का मतलब क्या है, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ क्या है, जीएसटी से संबंधित प्रावधान किए गए, या नहीं रहेगा, जीएसटी से संबंधित प्रावधान किए गए। किसमें, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आया। किसमें आया, 2000। इसमें पिछड़े वर्गों, कहने का मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग लोगों को 10% आरक्षण, अर्थात आपका EWS, इसमें EWS वालों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया। तो यह आपका रहा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यह भी टॉपिक आपका ये पढ़ाया ही गया। अगला है आपका पद की शपथ एवं प्रतिज्ञान। अगला हम लोगों का क्या टॉपिक है, पद की शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो चलिए अब देखते हैं पद की शपथ एवं प्रतिज्ञान, कौन किसके समझ शपथ लेता है। तो आइए, सबसे प्रमुख संवैधानिक पदों पर है हमारे कौन, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। सबसे प्रमुख पद पर कौन है, राष्ट्रपति। अब यहां हमें शपथ को जानना है कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। या ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उसके पद की शपथ कौन देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति या इनकी अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायमूर्ति या इनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम या न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के कौन? वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या करता है? शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। और अगर मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में कौन? उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। दूसरा महत्वपूर्ण पद है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, राष्ट्रपति या ये भी हो सकता है या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, जिसको उसने नॉमिनेट किया हो, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति उपराष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। अब आइए हम तीसरे महत्वपूर्ण पद की बात करें। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इनको कौन शपथ दिलाता है? न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो इनको भी शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, इनको भी शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। अगला है राज्यपाल। अगला पद हम क्या ले रहे हैं? राज्यपाल। अब राज्यपाल को कौन शपथ दिला रहा है? तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और इनकी अनुपस्थिति में, अगर ये क्या है? अनुपस्थित है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश इनको क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके समक्ष शपथ लेता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो शपथ लेता है, दिलाते हैं, वह है कौन? राष्ट्रपति के समक्ष। इनको शपथ कौन दिलाता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनको भी शपथ कौन दिला रहा है? इनको शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति या इनके द्वारा नामित व्यक्ति, या इनके द्वारा नामित व्यक्ति, इनके समक्ष क्या लेते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं। संसद सदस्य,
संसद सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? संसद सदस्य को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या इनके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष ये शपथ लेते हैं। तो ये आपका क्या रहा है? पद की शपथ एवं प्रतिज्ञान। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? त्याग पत्र। इन महत्वपूर्ण पदों पर कौन किसको अपना क्या करता है? त्याग पत्र देता है। तो हमें यहां क्या देखना है? फिर उन्हीं पदों को लेते हैं कि यह शपथ किसके समझ लिए और अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो आइए, पहला, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? त्याग पत्र। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? यह देता है किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। अब दूसरा उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे रहा है? राष्ट्रपति को देता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी किसको दे दिया? राष्ट्रपति को। अगला है राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल भी अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं किसको? उपाध्यक्ष को। किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो किसका हुआ? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो यह रहा है आपका त्यागपत्र। और पद का शपथ भी हो गया, त्यागपत्र का संबोधन। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां एवं संगठन, यह टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां एवं संगठन। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की हम लोगों ने पढ़ा अनुसूची जात। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र की विशेष कौन कौन सी एजेंसियां हैं। हमें इस विषय पर ध्यान देना है। इनकी प्रमुख एजेंसियां कौन सा हैं? संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इनकी प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी हैं? तो चलिए कुछ एजेंसियों की हम यहाँ जो प्रायः पूछे जाते हैं इसकी पर चर्चा करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है, पहला, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियों की यहां हम चर्चा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को अंग्रेजी में ILO भी कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है, यह मुख्यालय इनका जो है वह है मुख्यालय जेनेवा में। इनका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और इसकी स्थापना वर्ष है 11 अप्रैल 1919। 11 अप्रैल 1919 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। किसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। दूसरा है विश्व बैंक। विश्व बैंक, विश्व बैंक की स्थापना कहां हुई है? इसका विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC, इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC, अर्थात कहां? अमेरिका। अमेरिका। इसका मुख्यालय कहां है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, मुख्यालय अर्थात अमेरिका। इसकी स्थापना वर्ष पर जाएंगे तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई है वह कब हुई है? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका भी मुख्यालय है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन, वाशिंगटन DC। इसका भी स्थापना वर्ष है 1945। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय है जेनेवा। जेनेवा, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और इसका स्थापना वर्ष कब है? 1948। खाद्य व कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम इटली। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली। इसका मुख्यालय रोम इटली। स्थापना वर्ष इसका है 1945 में इसका स्थापना की गई। अगला हम लोग देखेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका मुख्यालय है जेनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा में है। और इसकी स्थापना हुई है 1951 में। विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना वर्ष है 1951। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है वियना। इसका मुख्यालय कहाँ है?
वियना, इसका मुख्यालय वियना है। इसका स्थापना वर्ष है 1957। इसका स्थापना वर्ष कब है? 1957 में स्थापना वर्ष। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। कहाँ पेरिस पड़ेगा? फ्रांस में। कहाँ पड़ेगा? पेरिस, फ्रांस में। और स्थापना वर्ष है 1946 में। यूनेस्को का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसका स्थापना वर्ष है 1995 में। कब है इसका स्थापना वर्ष? कब है? 1995 में है। तो यह राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां। यहां देखिए विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय दिए गए हैं। जैसे यूरोपीय संगठन है, यूरोपीय संसद है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड, आपको लिखा गया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IFEF, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, लुसाने, स्विट्जरलैंड। इंडियन ओशियन कमीशन, पोर्ट लुड्रस, मॉरिशस। एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत पूछा जाता है, लंदन, ब्रिटेन में है। विश्व के अन्य प्रमुख संगठन उनके नाम दिए गए हैं। यहां आप देखिए, यहां अगला प्रश्न आपका है फसल एवं सब्जियों के उत्पत्ति एवं स्थल। जैसे यहां पूछा जा सकता है कुछ आपसे, बताइए गेहूं मुख्य फसल हमारे यहां देखा जाए। अब गेहूं पूछा, अब गेहूं की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कहां हुई है? इसकी उत्पत्ति कहां हुई? उत्तर पश्चिम एशिया में। कहां हुई? उत्तर पश्चिम एशिया। उत्तर पश्चिम एशिया कहने का मतलब तुर्कीये। इसकी उत्पत्ति कहां हुई? तुर्कीये। तो यहां फसल है और उन फसलों का उत्पत्ति स्थल है। जैसे दे दिया गया ज्वार, ज्वार का उत्पत्ति स्थल कहां है? तो ज्वार का उत्पत्ति स्थल कहां है? अफ्रीका। कहां है? अफ्रीका में है। चावल का उत्पत्ति स्थल, तो चावल का उत्पत्ति स्थल कहां है? चीन में। चावल का उत्पत्ति स्थल कहां है? चीन में है। तंबाकू का उत्पत्ति स्थल है मैक्सिको। तंबाकू का उत्पत्ति स्थल क्या है? मैक्सिको। मसूर का उत्पत्ति स्थल एशिया माइनर। मसूर का उत्पत्ति। जौ की उत्पत्ति स्थल अबिसीनिया। जौ की उत्पत्ति स्थल कहां है? अबिसीनिया में जौ की उत्पत्ति। आलू का उत्पत्ति स्थल, आलू का उत्पत्ति स्थल जो है दक्षिणी पेरू, यह इसका उत्पत्ति स्थल है। बाजरा का उत्पत्ति स्थल, बाजरा का उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका। इसका उत्पत्ति स्थल कहां है? अफ्रीका। भिंडी की उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका। इसकी उत्पत्ति स्थल कहां है? अफ्रीका। गन्ना की उत्पत्ति स्थल न्यू गिनी। कहां है? न्यू गिनी। जूट का उत्पत्ति स्थल है भारत। जूट का कहां है? भारत। आगे देखें, मूंग का उत्पत्ति स्थल भारत।
मूंग की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? भारत। सोयाबीन, सोयाबीन की उत्पत्ति स्थल है चाइना, चीन। सोयाबीन की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? चीन। अरहर, अरहर, उड़द, अरहर, उड़द, इन दोनों की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? इसकी उत्पत्ति स्थल है भारत। कौन कौन सा? अरहर, उड़द। मूंगफली, कपास, मूंगफली, कपास, इसका उत्पत्ति स्थल कौन है? इसका भी उत्पत्ति स्थल आपका कौन सा है? भारत। भारत में ही इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अंगूर, और देखें आंवला, आंवला का उत्पत्ति स्थल, आंवला, आंवला का उत्पत्ति स्थल है भारत। आंवला का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? भारत। कटहल, भारत। कटहल का उत्पत्ति स्थल, कटहल का उत्पत्ति स्थल भी कहाँ है? भारत। कटहल का उत्पत्ति स्थल आपका है भारत। अंगूर, आर्मीनिया, अंगूर का की उत्पत्ति स्थल आर्मीनिया, आर्मीनिया इसका स्थल है। प्याज, एशिया में, प्याज एशिया, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? एशिया। टमाटर, दक्षिणी अमेरिका, टमाटर का उत्पत्ति स्थल दक्षिणी अमेरिका। यह आपका रहा फसल, फल एवं सब्जियों के उत्पत्ति स्थल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। तो इसी के साथ बच्चों आज के क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।